हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रड करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि विज्ञान क्या होता है, परिभाषाएं और जो साइंस शब्द आया है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस सभी के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक, उसमें फिर हम अगला वीडियो जो हमारा था उसमें हम लोग पढ़े थे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, प्रकाश का चाल कैसे होता है, कितना होता है, और उसमें उत्तल दर्पण अवतल दर्पण पढ़े थे। अब बात आती है कि जो गोलीय दर्पण है उससे संबंधित जो कुछ परिभाषाएं हैं उनको देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लिखा है हेडिंग गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। सबसे पहला परिभाषा हमारा आता है कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं मुस्कुराते हुए कि अपर्चर ऑफ मिरर, यानी दर्पण का द्वारक क्या होता है। दर्पण का द्वारक समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं गोलीय दर्पण पे। ठीक है, तो आइए मान लीजिए हमारा आपका गोलीय दर्पण है, एक गोलीय दर्पण है और यहाँ पे हम इसको काट दे रहे हैं। ठीक है, खोखले गोले का भाग है तो यहाँ से हम इसको काट दे रहे हैं। जब ये कट गया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से हम काट दिए इनको बीचों बीच, तो हमारा इतना बड़ा टुकड़ा प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हमको ये करना है कि इसके अगर चाहे तो ऊपर वाले भाग पे यानी उभरे हुए भाग पे प्रिंट कर दें, या फिर चाहे तो अंदर वाले भाग पे पेंट कर दें। तो हम मान लीजिए उभरे वाले भाग पे पेंट करते हैं, तो जहाँ तक पेंट करते हैं यहाँ तक, तो इसको मान लीजिए M1 और इसको मान लीजिए M2। M1 मतलब मिरर का पहला भाग यहाँ है, दूसरा का भाग यहाँ पे है, यानी यहाँ से कट के यहाँ तक इतना बड़ा हुआ है। ठीक, अब जब बाहर प्रिंट कर दे रहे हैं, जो अंदर का भाग जो परावर्तक तल बनता है कहाँ से बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक आप प्रिंट किए हैं, ठीक है, वहाँ तक उसका परावर्तक तल बनता है। तो हम इसको कह सकते हैं किसी भी गोलीय दर्पण का परावर्तक तल के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु तक की दूरी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के, देखिए परावर्तक तल यहाँ से ना, परावर्तक तल के प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक की दूरी को क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक बोलते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कि हमारा क्या है? दर्पण का द्वारक है। क्या भैया? दर्पण का द्वारक, यानी परावर्तक तल के प्रारंभिक व अंतिम बिंदु तक की दूरी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा हम अभी जस्ट लिख देंगे। अब तो आपका परिभाषा क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं किसी भी गोलीय दर्पण, इसको मिटा रहे हैं हम, चलिए ठीक है वहीं पर रहने दीजिए। किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के प्रारंभिक व अंतिम बिंदु तक की दूरी दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं, इसे M1 व M2 से प्रदर्शित करते हैं। इसे M1 व M2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के प्रारंभिक व अंतिम बिंदु तक की दूरी को दर्पण का द्वारक कहते हैं या फिर द्वारक कहलाता है। ठीक है, इसे M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं, वहाँ हटा दीजिए क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी की बात हो रही है, तो दर्पण का द्वारक है। ठीक है, M1 और M2 से प्रदर्शित करते हैं। आपको बात पूरा समझ में आया होगा। ठीक, अब इसके बाद आता है कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। बोलो भैया, ध्रुव किसे कहते हैं? तो इनके बारे में लिखते हैं। दूसरा जो आपका परिभाषा है दर्पण का ध्रुव, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ध्रुव। ठीक है, ध्रुव, और ध्रुव को हम लिखते हैं अंग्रेजी में पोल। तो व्हाट इज पोल? तो पोल किसे कहते हैं, यानी दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? तो आप पास समझिए, जो हमारा अभी परावर्तक यहाँ पे देखिए बना रहे फिगर,
अगर मान लीजिए ये आपका परावर्तक तल है, परावर्तक तल है, इसका नाम M1 दे रहे हैं, M2, और परावर्तक तल जितना लंबा होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम द्वारक बोलते हैं। ऊपर परिभाषा लिखा, फिगर भी बना, इस फिगर को भी बनाना है आपको, ठीक है। हम कह सकते हैं किसी भी गोलीय दर्पण के प्रारंभिक व अंतिम बिंदु तक के बीच की दूरी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब सेम इसी को कह दीजिए कि दर्पण का जो द्वारक है उसी के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, जो दर्पण का द्वारक है उसी के मध्य के बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर ये आपका द्वारक अगर 10 मीटर का है, मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए इसका द्वारक कितना है, 10 मीटर है, तो इसका पोल यानी ध्रुव कहाँ पे होगा, 5 मीटर पे होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसका पोल जो यानी ध्रुव 5 मीटर पे होगा, ठीक है। बात समझ में आया होगा। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बात समझ में आया होगा धीरे से, ठीक है। तो हम यहाँ पे परिभाषा लिख दे रहे हैं, आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव अंग्रेजी में पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का पोल कहते हैं। अब दर्पण का पोल कहते हैं तो इससे हम प्रदर्शित भी तो करते हैं, बोलो हाँ, करते हैं कि नहीं हो? करते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं मुस्कुराते हुए। कैसे करते हैं? मुस्कुराते हुए, ठीक है। आपको पूरा परिभाषा समझ में आया होगा, धीरे से उतार लीजिए मुस्कुराते हुए, ठीक है, बिना बताए किसी को, छापिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है उसका परिभाषा, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं और वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स, जब कोई गोला होता है, खोखला गोला, तो गोला तभी बनता है जब उसका केंद्र होता है, ठीक है। मान लीजिए गोला है खोखला, तो इसका केंद्र होगा तभी हम कोई गोला बना सकते हैं, कोई वृत्त बना सकते हैं। जब तक केंद्र नहीं होगा तो हम उसका वृत्त नहीं बना सकते हैं या फिर गोला नहीं बनेगा, ठीक। तो कहता है कि कोई भी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग है उस गोले के केंद्र को, यानी जो इस गोला जो है हमारा जिससे हम काटे हैं उसका कोई केंद्र रहा होगा पहले, तो कह रहा है जिस गोले को हम काटे हैं उसी के गोले को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कटने से पहले जो केंद्र था हमारा, कटने के बाद भी उसी के केंद्र को हम मानेंगे। यानी कटने के बाद भी और कटने से पहले जो केंद्र था उसका, उसी के केंद्र को हम वक्रता केंद्र बोलेंगे। बोलो हाँ, है कि नहीं? बात समझ में आया होगा। और इससे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? यानी कोई भी गोलीय दर्पण या फिर कह सकते हैं कोई भी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग है उसी के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिगर आप देखिए यहाँ पे बनाया गया है, एक खोखला गोला था और उसके बाद हम इसको काट दिए, जहाँ से काटा है उसके बाद एक डॉट लाइन से दिखाया गया है। तो कटने से पहले सी इसका केंद्र था और कटने के बाद भी वही का केंद्र क्या है? सी है, ठीक है। और यहाँ पे जो M1 और M2 दिखाया गया है ये क्या है? इस कटे हुए भाग का लंबाई है, ठीक है। इसी को हम द्वारक भी बोलते हैं। कब? जब यहाँ पे पेंट कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? परावर्तक तल। तो हमारा परिभाषा भी पढ़े हैं तुरंत कि जो गोलीय दर्पण का परावर्तक तल है उसी की लंबाई को हम दर्पण का द्वारक बोलते हैं। तो बात आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब बात समझ आ गया वक्रता केंद्र किसे कहते हैं और ध्रुव भी देख लिए किसे कहते हैं। अब बात आती है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या समझने के लिए स्टूडेंट्स आप एक काम करिए, आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पे फिगर हम बनाए, पहले फिगर से समझा दे रहे हैं। ये कहता है कि कोई भी गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के ध्रुव किसे? ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। अभी हम क्या पाए हैं, जो ध्रुव था, ध्रुव P यानी ध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते थे और वक्रता केंद्र यानी C, दो चीज़ पाए हैं, दो परिभाषा, एक परिभाषा यहाँ पे है और एक पहले है। तो कहता है कि जो हमारा दर्पण का ध्रुव है
और वक्रता केंद्र है, इन दोनों के बीच की दूरी को दर्पण का हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो मान लीजिए यहाँ पे C है और यहाँ पे P है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। देखिए ये आपका गोलीय दर्पण है और यहाँ पे इसका केंद्र C है और ये आपका ध्रुव क्या है? P है। तो वक्रता केंद्र C और दर्पण का ध्रुव P के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? दर्पण का त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, दर्पण का वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। तो यहाँ से देखिए P से लेके C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। इस्तेमाल R से प्रदर्शित करते हैं। मुस्कुराते हुए कॉपी करिए। बात समझ में आया होगा? बोलो हाँ। गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C, ऐसे याद कर लीजिए, बहुत इजी परिभाषा है। गोलीय दर्पण के ध्रुव P वक्रता केंद्र C तक के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, कॉपी करिए, समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा परिभाषा आ रहा है, ये देखिए लिखा है मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? यानी मुख्य अक्ष को अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? देखिए इसमें दो चीज़ आता है आपका, इसमें P आएगा जो कि आपका ध्रुव है और C आएगा वक्रता केंद्र है। तो आप ऐसे कह देंगे कि कोई भी गोलीय दर्पण के ध्रुव किसे कहते हैं? P से। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। देखिए जो हमारा ध्रुव है इसको P से लिखते हैं और जो हमारा C है उसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो कह सकते हैं गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इस फिगर में देखिए, इस फिगर में हमारा जो वक्रता केंद्र है C यहाँ पे लिखा है और जो मुख्य इसका ध्रुव है यहाँ पे लिखा है। तो आप एक सीधी रेखा लेकर जा रहे हैं कहाँ पे? देखिए वक्रता केंद्र C से और यहाँ पे ध्रुव जो लिखा है P, इससे होकर एक सीधी रेखा जा रही है। तो ये जो सीधी रेखा है इसी को बोला जाता है मुख्य अक्ष, और इसे हम काल्पनिक रेखा भी मानते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि जो हमारा मुख्य अक्ष है इसे काल्पनिक रेखा भी कहते हैं। तो आप ऐसे परिभाषा दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, इस फिगर को भी बना लीजिए। इसमें देखिए जो M1 और M2 है ये दर्पण का द्वारक है, यानी बताता है कितना बड़ा हमारा परावर्तक तल है। ठीक, C वक्रता केंद्र है, ध्रुव जो है हमारा P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखेंगे अगला जो हमारा परिभाषा है, मुस्कुराते हुए लिखा है मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं? तो देखिए इसमें परिभाषा जो है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, समझिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। देखिए जब जाती है, अवतल दर्पण में जाती है कंफर्म है, लेकिन उत्तल दर्पण होगा तो उसमें जाती हुई हमारा प्रतीत होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि दर्पण के, आप ऐसे कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। बात समझ में आया? देखिए इस फिगर में परिभाषा भी लिखा है मुख्य अक्ष के समांतर। अच्छा, मुख्य अक्ष क्या है? मान लीजिए हमारे यहाँ मुख्य अक्ष है और इसी के समांतर कहने का मतलब कोई भी रेखा, अगर दो रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर, मान लीजिए इस रेखा से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर है और यहाँ से भी हमारे यहाँ तक की दूरी 5 मीटर है, यानी हर जगह हमको 5 मीटर अगर दिखे तो उसको हम समांतर रेखा मानेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप सब समझ सकते हैं, चाहे तो कह दे सकते हैं ये जो बोर्ड है, ये वाली लंबाई और ये वाला लंबाई, इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर है। जो सड़क होता है, सड़क का दोनों किनारा आपस में कहीं नहीं मिलता है, ठीक है, तो भी आपका समांतर है। ठीक है, तो यानी दो रेखाओं के बीच की दूरी अगर आपस में बराबर है तो उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। तो देखिए आपका मुख्य अक्ष है और इस फिगर में M1 M2 दर्पण का द्वारक है और C वक्रता केंद्र है, F जो है मुख्य फोकस है जो कि इसी का परिभाषा भी बता रहे हैं, और जो यहाँ पे P है ये इसका ध्रुव है। तो देखिए मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आ रही है, प्रकाश किरण, तो प्रकाश किरण यहाँ पे आ रही है देखिए, और इस जो मुख्य
अक्ष है इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। इस दर्पण के बिंदु ए से टकराने के बाद देखिए पेंट उधर किया गया है तो उधर नहीं जाएगा, यहाँ से टकराने के बाद इधर परावर्तित हो जाएगा। तो परावर्तित होने के बाद इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे आ रही है इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक, ये तो हमारा अवतल दर्पण है ना, इसलिए यहाँ पे आ रही है, देखो जाने वाली टकराने के बाद आ रही है। लेकिन उत्तल में देखा जाए तो यहाँ पे जाते ही प्रतीत होती है। बोलो कैसे, बताइए। देखिए हम बता रहे हैं, यहाँ पे भी देखिए आपका ध्रुव पी है, एफ जो है हम इसको अभी परिभाषा ही बता रहे हैं, और जो सी है वक्रता केंद्र है। यहाँ भी आपका मुख्य अक्ष है, यहाँ पे देखिए सीधी रेखा है, इसके समांतर एक रेखा आ रही है और आने के बाद इस दर्पण पे टकरा रही है। पेंट किया गया है नीचे, जब पेंट किया गया है नीचे तो परावर्तक तल बनेगा ऊपर। बोलो हाँ। तो जब परावर्तक तल ऊपर बना है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु तक जाती है, देखिए पेंट किया गया है यहाँ पे, तो पेंट किया है तो परावर्तक तल इधर बनेगा, टकराने के बाद इधर आएगा, उधर नहीं जाएगा। उधर हम महसूस करेंगे कि अगर जाता तो वैसे जाता। कैसे जाता, मुख्य अक्ष को काटना चाहिए, तो मुख्य अक्ष काटने के लिए ही हम इसको लेकर गए इस वाली लाइन से, तो जहाँ पे जाता हुआ प्रतीत होगा और काटेगा जहाँ पे, इसी को हम बोलेंगे मुख्य फोकस। क्योंकि हमारा पेंट इधर किया गया है तो उधर तो जाएगा नहीं, लेकिन अनुभव करते हैं, आभास करते हैं कि ऐसा जाएगा, टकराने के बाद इधर चला जाएगा। लेकिन इसको जब इस रेखा को पीछे जब इधर बढ़ाएंगे तो आपका यही मुख्य फोकस के मुख्य अक्ष के इसी बिंदु पे काटेगा, और इसी को हम क्या बोल देंगे मुस्कुराते हुए, इसी को बोल देंगे मुख्य फोकस। ठीक है, तो समझिए हमेशा कि कभी भी अवतल दर्पण रहेगा तो उसमें जो भी प्रकाश किरण आएगा टकराने के बाद जाएगा, कन्फर्म है जाएगा। लेकिन उत्तल दर्पण होगा तो वहाँ पे जाता हुआ प्रतीत होगा। ये बात समझ लीजिए, हाँ बहुत काम की चीज़ है भैया। ठीक, तो परिभाषा वैसे भी आपको समझ में आ गया होगा, तो आप परिभाषा ऐसे दे सकते हैं। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो हमारा मुख्य अक्ष है इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु ए से टकराने के बाद मुख्य फोकस यानी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे जाती है काटते हुए, उसी को हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया होगा। अब परिभाषा रटना हो तो ऐसे कर दीजिए, ऐसे करिए कि मुख्य समांतर है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, कैसे आने वाली, समांतर आने वाली, दर्पण से टकराने वाली, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आएगी वही मुख्य फोकस कहलाएगी। कोई दिक्कत है क्या, समांतर आने वाली दर्पण से टकराने वाली मुख्य फोकस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटेगी वही हमारा क्या होगा, दर्पण का मुख्य फोकस होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक दूसरा ट्रिक बता रहे हैं, रुकिए, एक दूसरा ट्रिक बता रहे हैं इसका, रुके रहिए कहीं जाइए नहीं। देखिए ट्रिक ऐसे है कि आता पहले कैसे है, समांतर आता है। ठीक है, समांतर आता है, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के। आप चाहो तो लिख सकते हो मुख्य अक्ष के समांतर आता है। फिर क्या करता है, दर्पण से टकराता है, दर्पण से टकराता है, और टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाएगा, जिस बिंदु से जाएगा मुख्य फोकस कहलाएगा, जिस बिंदु से जाएगा मुख्य फोकस कहलाएगा। उसको हम कैपिटल एफ से लिखते हैं। ठीक है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाएगा दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा। कोनो दिक्कत है, बिल्कुल नहीं होगा। बात आएगा नहीं समझ में। देखिए ट्रिक है, आप चाहो तो इस ट्रिक को याद कर लीजिए कि समांतर आएगा, दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद मुख्य फोकस के जिस बिंदु से जाएगा दर्पण का ध्रुव कहलाएगा, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा। कोई दिक्कत, इस ट्रिक को लिख सकते हैं, स्पीकर को बनाइए, कॉपी करिए, और याद करने का बढ़िया तरीका बताए हैं, आपको कभी नहीं भूलेगा। छापिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, अब की बार आता है कि फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ किसे कहते हैं। तो फोकल लेंथ दोस्तों, यहाँ पे गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसमें दो चीज़ आता है, एक पी की बात हो रही है और एक एफ की बात हो रही है, कैपिटल एफ की।
तो पी को हम बोलते हैं ध्रुव, क्या बोलते हैं, पी को बोलते हैं ध्रुव और इसको बोलते हैं फोकस, मुख्य फोकस। तो कहता है कि मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इस फिगर में आप देखेंगे यहाँ पे वक्रता केंद्र सी लिखा है और मुख्य फोकस को एफ से लिखा है और ध्रुव को पी से लिखा है। तो कहता है कि दर्पण के फोकस, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आप चाहे तो इनका नाम पहले ले सकते हैं, चाहे इनका ले सकते हैं। आप कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम मुख्य फोकस की फोकस दूरी कहते हैं और यहाँ पे इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। कोनो दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं होगा दिक्कत, पूरा क्लियर समझ में आया होगा। आप चाहे तो स्ट्रक्चर ऐसे बना लीजिए, जिसकी बारे में बात करें, ध्रुव के बारे में कह रहा है और एफ के बारे में कह रहा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। आप याद करने के लिए आप इसको बस ऐसे फिगर बना लीजिए, याद हो गया, ठीक है। पी और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होगा आई थिंक। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगला जो हमारा आएगा परिभाषाएं, वो रहेगा कि दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाएं, ठीक है। प्रतिबिंब बनाने के जितने भी परिभाषाएं, जितने भी नियम हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे और प्रतिबिंब बना के दिखाएंगे। कोई दिक्कत? तो इसके आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसको कॉपी करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।